नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज अपने भाषण में सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश के भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने नारेबाजी की, वेल में आकर बैठ गए। लेकिन जो एक खास बात है, जो हाईलाइट है करीब 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण की अखिलेश यादव की, वो ये कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक दावा किया था, एक वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। सरकार को जमकर घेरा और वो दावा और वो वादा था कि मैं सदन में योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से, रामचरितमानस की चौपाई पर जो विवाद हुआ है उससे जुड़ा ये पूछूंगा कि क्या हम शूद्र हैं, या वो चौपाई पढ़कर सुनाएं। यानी रामचरितमानस की चौपाई पर जो एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बयान से विवाद शुरू हुआ था, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर जवाब तलबी करेंगे। आज उन्होंने अपने करीब 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण में जातीय जनगणना को आधार बनाकर सरकार पर जमकर हमले बोले, लेकिन रामचरितमानस चौपाई और उससे जुड़े तमाम विवादों से दूरी बनाए रखी। अगर जातीय जनगणना के मुद्दे की बात करें तो वो अखिलेश यादव ने, हम ये कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के उस तर्कश में अखिलेश यादव अपने बयानों के तीखे तीर भरकर लाए थे। न सिर्फ बयानों के बल्कि तर्कों के और सरकार को घेरने के। उन्होंने नया दांव चला, उन्होंने सरकार के सहयोगियों को अपने साथ मिलाया, अपना दल जैसी पार्टियां, संजय निषाद जैसी पार्टियां, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को, जिनकी माना जाता है कि अब बीजेपी से नजदीकी है, उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो भी तो जातीय जनगणना के पक्ष में है। यानी बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी सहयोगी पार्टी बता दिया। उन्होंने बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों को अपनी जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक साथ लाने की एक दांव चला। यानी जो साथ आ रहा है तो अच्छा, जो नहीं आ रहा है तो वो पशुपेश में रहेगा, वो इस दुविधा में रहेगा कि पांव इस तरफ रखूं या पांव उस तरफ रखूं। लेकिन हमारा बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने जो शुरुआत में बड़े जोर शोर से रामचरितमानस की चौपाई और शूद्र राजनीति का, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इस राजनीति का जो एक दांव चला था, क्या अब उससे पूरी तरह उन्होंने हाथ वापस खींच लिए हैं और अब जो लड़ाई है वो कोट अनकोट शूद्र की नहीं बल्कि जाटव की, कुर्मी की, यादव की, गैर यादव ओबीसी की, अब यानी जातियों की लड़ाई होगी, जातियों के नाम लेकर। अब वो शूद्र, कोट अनकोट शूद्र के अंदर जो वो कह रहे थे कि दलित और ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे, वहां से वो पीछे हटे हैं। इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नावेश शिको साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। समीरात्मज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तमाम देश के जुड़े हुए, देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर, तमाम समसामयिक मुद्दों पर हम समीर की टिप्पणियां देखते रहते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संपादक हैं लखनऊ में, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अमीश राय जो कि UPTak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले मैं कुमार आपसे ही शुरू कर लेता हूं, क्योंकि आपने ये क्यू कई दिन पहले दे दिया था कि यहां से अखिलेश वापस हटेंगे। आज भाषण दिया, भाषण अच्छा दिया, उस पर खैर हम बात करेंगे, अच्छा था खराब था, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई से जुड़ा जो विवाद है उसे छुआ भी नहीं 90 मिनट से ज्यादा के भाषण में अखिलेश यादव ने। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखकर जो एक बंदूक चलाई गई थी वो बंदूक वापस रख दी गई है तोप खाने के अंदर, अब उसे नहीं छेड़ा जाएगा? बिल्कुल नीरज, जो बात आप कह रहे हैं लाइन अब वही है। यानी कि पूरी तरीके से रामचरितमानस विवाद या फिर शूद्र राजनीति, प्रतीकों की इस राजनीति से उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। और हम लोग अपने यूपी तक पर लगातार इस बात को बता रहे हैं पिछले कई दिनों से कि अखिलेश यादव को ये जो मुद्दा है, उन्हें लग रहा है कि ये मुद्दा फायदे से ज्यादा उनके लिए नुकसान का साबित हो रहा है। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने उनका जो फीडबैक सिस्टम है उसने ये एक फीडबैक दिया कि ये जो रामचरितमानस का मुद्दा है ये बूमरैंग कर रहा है, ये बैकफायर कर रहा है। और उसके बाद एक तरीके से पार्टी ने इसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की। आप चरणबद्ध तरीके से देखिए, अखिलेश यादव बाहर थे, लखनऊ से बाहर थे, लंदन में थे जो हमारी जानकारी है, और उनके दफ्तर के बाहर लगातार बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे थे अलग अलग चौपाइयों के।
इसमें बहुत बड़ा रोल जो शिवपाल यादव का रहा कि उन्होंने बात कही कि इस मुद्दे पर अगर हम चलते हैं तो हम बीजेपी के पिच पर खेलते नजर आएंगे और उसके बाद अपना नुकसान ज्यादा होगा। और जिस तरीके से लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में साधुओं की और स्वामी प्रसाद मौर्य की भिड़ंत हो गई, इसने तो एकदम से ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कहीं ऐसा ना हो कि बैकलैश की स्थिति बन जाए और एक बार फिर से अखिलेश यादव, जो बहुत समय से उन्होंने एक बहुत कोशिश करके उन्होंने अपनी छवि, एक जो मुस्लिम परस्त छवि उनकी पार्टी की थी या उनकी थी, उसमें उन्होंने बहुत चेंज लाया था और अब वो उस रास्ते से वापस आकर के वो मध्यमार्गी पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब ये नुकसान कर रहा है, इसका फायदा अगर जमीन से उन्हें मिलता दिखता तो ये आगे जाती। लेकिन आप याद करिए कि 2 दिन पहले तक भी उन्होंने कहा था कि सदन में बोलूंगा। जब मैनपुरी में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा, योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि आप इस चौपाई को दोहरा करके बताइए, ये भी पूछूंगा कि आप मुझे शूद्र मानते हैं कि नहीं। लेकिन इन तमाम बातों को उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके 2 पहलू नजर आए। एक तो ये कि उनका फीडबैक सिस्टम, जिसने उन्हें फीडबैक दिया, खास करके जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन लोगों ने शुरू से इससे खुद को अलग रखा। उन्हें लग रहा था, बाद में ये लगने लगा कि ये कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एजेंडा तो नहीं है जो जिससे समाजवादी पार्टी कैरिड अभी हो रही है। और आप देखिए डे 1 से, चाहे शिवपाल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, वो उनका निजी बयान बताते रहे थे और आखिर में 3 दिन पहले शिवपाल यादव ने को ये कहना पड़ा कि उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो इस मुद्दे को नहीं उठाएं। यानी कि एक पार्टी के भीतर की में जो बातें हुई वो बात ऊपर तक आई और अब अखिलेश यादव को लगा कि ये मुद्दा उठाना कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इससे अलग किया है। लेकिन उनके इस मुद्दा उठाने के पीछे की जो मूल भावना है वो ये है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, इनको एकजुट किया जाए, प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इनके मुद्दे उठाया जाए और इसके जरिए पूरे विपक्ष को एक किया जाए। रामचरितमानस के मुद्दे पर जितने सहयोगी दल जो आज उनके साथ सुर में सुर मिला रहे थे सदन में, सबने अपना मोर्चा खोल दिया था। लेकिन यह मुद्दा ऐसा है, जब आज अखिलेश यादव सदन में उनसे पूछ रहे थे या उनसे जब बातें कर रहे थे तो साफ साफ दिख रहा था कि इस मुद्दे पर कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने पहले अपना जो स्टांस था उसको बदला है और अब पूरी तरीके से उन्होंने जातीय जनगणना पर फोकस किया है। अब देखना यह है कि क्या इस जातीय जनगणना के बहाने वो नए साथी, नए मुद्दे लेकर के बीजेपी को घेर पाते हैं या नहीं। लेकिन पुराना दांव उल्टा पड़ रहा था और यही वजह है कि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम अलग थलग पार्टी में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज, मैं नावेद साहब से पहले एक बार समीर से लेता हूं एक टिप्पणी। समीर, आपको बिहार में चला ये जातीय जनगणना का दाम, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चलता नजर आया अखिलेश यादव को आखिरकार, और क्यों उन्हें पीछे हटना पड़ा इससे, माफ कीजिएगा, क्यों उत्तर प्रदेश में भी उन्हें चलता नजर आ रहा है? और रामचरितमानस चौपाई पर जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए, क्यों उन्हें लगा कि भाई ये तो नहीं चलेगी, और अब जो ये उन्होंने अपना गोल पोस्ट बदला है, ये उनके लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह होगा? एक तो जो रामचरितमानस वाला मुद्दा है या और भी मुद्दे, जातीय जनगणना जो मुद्दे हैं, आप पिछले काफी समय से, खासतौर पर यूपी के जो अभी पिछले विधानसभा हुए हैं पिछले साल, उसके पहले से आप देखिए तो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी लगातार ये रही, कोशिश हमेशा ये रही कि वो उस पिच पर न खेलें, पॉलिटिक्स खेलें जिस पर जो पिच बीजेपी तैयार कर रही। रामचरितमानस को लेकर के उनको लगा, यद्यपि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो पीछे हट रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य अलग थलग पढ़ रहे हैं। हालांकि अलग थलग कैसे पढ़ा जाए उस मामले पे जिन नेताओं ने उनको घेरने की कोशिश की पार्टी फोरम में, ट्विटर पे, उनको निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी इसमें केवल और केवल अभी जो एक फ्रंट फुट पे खेलते दिख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ही अपने बयान पर कायम। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं कि रामचरितमानस से उनको आपत्ति नहीं है, उनकी जो ये पंक्तियां हैं जिनको लेकर के पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी, मुझको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी भी इस पर हमलावर हो जाए, बीजेपी के नेताओं से ही अगर वो पूछ ले कि क्या वो सारे नेता रामचरितमानस की इस पंक्ति का समर्थन करते हैं, तो बीजेपी निरुत्तर हो जाएगी और बीजेपी खुद जवाब देने या बीजेपी के नेता भी उसका जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल पड़ जाएगा।
स्वामी प्रसाद मौर्य भी बात उसी की कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुत कुछ बोला था, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बातें बोली थी, लेकिन उसके बावजूद वो 5 साल 6 साल आराम से बीजेपी में रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बावजूद इसके उस मामले को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए वो जान रहे हैं कि अगर हम 2 लाइनों को लेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी कि वो तुलसीदास और तुलसीदास से फिर रामचरितमानस, रामचरितमानस से फिर राम और राम से फिर राम मंदिर, अयोध्या, हिंदू धर्म, यहां तक लेकर के चली जाएगी। ये अखिलेश यादव को पता है और ये भी पता है कि अगर इस मामले पर बहुत आगे बढ़ गई तो उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरीके से पूरे उस धर्म के रक्षा की जो कथित जिम्मेदारी है वो बीजेपी ने ऐसा शो कर रखा है कि वो पूरी उन्होंने ले रखी है, तो जानबूझ करके उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि जातीय जनगणना पर कोई साथ दे ना दे, जातीय जनगणना हो या ना हो, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर वो बीजेपी को घेर सकते हैं या बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि उसके नेता इस तरह कर इसको लेकर के कोई बयान दे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य के 1-2 बार पत्रकारों ने पूछा और कुछ आ गया तो उसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की। तो अब वो ये चाहते हैं कि जिस मुद्दे पर वो चाहे उस मुद्दे पर बीजेपी को एक मौका दे कि वो आए और रिएक्ट करे, यानी सवाल हम तैयार करें, जवाब बीजेपी दे, और बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि सवाल हम तैयार करें और जवाब बीजेपी दे। और अखिलेश यादव लगातार, मैंने ये देखा उत्तर प्रदेश में, हालांकि चुनाव वो जीत नहीं पाए, लेकिन पिछले काफी समय से, क्योंकि पिछले 8 साल 9 साल से बीजेपी जो लगातार बहुत सारे चुनाव जीत रही है, उसमें हमेशा उसने ये किया है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को घेरने की कोशिश की। कोई एक ऐसा वक्तव्य छेड़ दे, बात कर दे, किसी नेता को लेकर के वो मानहानि की ओर ले जाए, कुछ भी कर दे, यानी वो अपने पाले में खेलने के लिए विवश कर रहे थे। उसको काटने की अखिलेश यादव ने पिछले 2-2.5 साल से एक सफल कोशिश की है। और अभी मुझको लगता है कि ये जो रामचरितमानस और ये जातीय जनगणना को लेकर के जो स्ट्रेटजी उन्होंने बना रखी है वो भी उसी का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। जी नावेशिको साहब, एक टिप्पणी मैं आपसे भी लेना चाहता हूं इसी बुनियादी सवाल पर, फिर हम एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करेंगे कि क्या आपको क्यों लगता है कि इतनी जोर शोर से अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदन के अंदर चौपाई पढ़वाऊंगा, पूछूंगा सीएम से कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, तमाम चीजें उन्होंने कही, लेकिन आज वो पूरी तरह से कन्नी काट गए और फिर जातीय जनगणना में ही उन्हें लग रहा है कि भाई वो जो उन्होंने एक दूसरे तरीके से हिंदुत्व का, एक बीजेपी के हिंदुत्व की छतरी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो जातीय जनगणना के मुद्दे से ही आगे बढ़ानी चाहिए की जाए तो उनके अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं और बहुत सारी कमियां भी हैं। मैं कमियों की बात बहुत कम समय में कहना चाहूंगा। 10-12 साल पहले जब वो समाजवादी पार्टी पर काबिज होना चाहते थे, बड़ी अहमियत हासिल करना चाहते थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उस वक्त से उनके तेवर देखिए। उन्होंने पहला, उनकी जो बातें बहुत तेजी से मुखरित हुई और एक नेता के तौर पर उनको जाना गया, वो ये कि हम गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं देंगे, पार्टी से दूर बनाएंगे। अतीक वगैरह को उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया, और जबकि कई बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी के, कुछ लोगों को टिकट देना चाहते थे, वहां से हाईलाइट होते हैं अखिलेश यादव। लेकिन आगे के सफर में वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट देते हैं, पहली चीज। उसके बाद में वो ये कहते हैं कि हम सर्व समाज को लेके चलेंगे, जाति और तुष्टिकरण से दूर रहेंगे। वो उन्होंने कुछ इस तरह के अपने तेवर दिखाए, लेकिन फिर उन्होंने अपना रुख बदला। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने कहा कि हम विकास की बात करेंगे, विकास की बात के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन विकास की बात उन्होंने की, तब भी वो सफल नहीं हुए। फिर वो जाति की बात करने लगे। जब जाति की बात होने लगी तो एक मुद्दा उनको बहुत गर्मा गर्म मिला, जो उनके एक नेता ने छेड़ा था, रामचरितमानस वाला। उसको लगा कि पहले तो उन्होंने थोड़ा किनारा किया, फिर उसको उन्होंने आके पकड़ लिया और उसका एक तरीके से समर्थन कर दिया। और उनको लगा कि जाति का मामला इस सेंसिटिव मुद्दे से बहुत आगे जा सकता है और हमें इसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन फिर उनको लगा, और लगना लाजमी भी था, कि भारतीय जनता पार्टी उसको धर्म के पिच पे लाके उनको कमजोर कर देगी। तो उनको ये महसूस, तो फिर वो बदले। कहने का ये सिर्फ मतलब है कि अखिलेश यादव लगातार 10-12 साल से प्रयोग करते हैं, एक स्टैंड पर, एक धारा में, एक रास्ते पर नहीं रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, अलटते पलटते रहते हैं। शायद ये मुझे लगता है ये विफलता का एक कारण हो सकता है, क्योंकि एक बार
तो आदमी बदलाव कर सकता है, 2 बार अपनी विचारधारा में अपने एक्शन में कर सकता है, लेकिन हर 6 महीने और हर साल के बाद 12 साल का अगर रिकॉर्ड देखिए, उसी का एक ये हिस्सा है कि वो जाति पे आना चाहते हैं। उनको ये लगने लगा है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करके सफल होती है, हमारा मूल आधार जो है वो सामाजिक न्याय का है, यानी जाति के मामले को हम आगे उठाएंगे, और उनको एक पड़ा हुआ मुद्दा मिल गया। मुझे नहीं लगता कि प्रायोजित था या मौर्य से उन्होंने कहा हो और उनके कंधे पर बंदूक। मौर्य जी ने जिस तरीके से इस बात को उठाया और जिस तरह से मीडिया हाइप पे पहुंच गया मामला, चर्चा होने लगी, तो अखिलेश यादव ने उस पर लपकने की कोशिश की और लगा कि शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो। कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि ये घातक होगा, उससे किनारे आ गए। अब वो जाति के मामले को लेकर आगे चलना चाहते हैं और उनको लगता है कि साफ सुथरा और एक बृहद पैमाने पर, एक खासतौर से लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर ये जनगणना का मामला, जाति के वार जनगणना, जातिगत जनगणना के मामले को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनका अब फिलहाल का जो इनका ख्याल है कि हम जाति के मामले को इस मुद्दे से लेकर चलेंगे और इसमें तमाम छोटे मोटे जातियों के और उनके अधिकारों की बात करेंगे, जातियों के नेताओं को जोड़ेंगे, और इसके साथ में कहीं ना कहीं वो एक विकास की बात और बीजेपी सरकार की नाकामियों की कॉकटेल के साथ में लोकसभा चुनाव में साथ में चलना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए आने वाले वक्त में कितने और वो बदलाव करते हैं। जी नावेद सर की बात को आगे बढ़ाएंगे। समीर सर आपसे सवाल लेते हुए, उससे पहले चूंकि हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं और यूट्यूब पर भी हम लोग अपने दर्शकों के साथ रूबरू हैं, हमने यूट्यूब पर एक पोल पूछा है जिसमें दर्शकों से हमारा सवाल है कि जातीय राजनीति में सफल हो पाएंगे अखिलेश यादव। इसका जवाब हाँ या ना में देना है। और जैसा कि परंपरा है कि नीरज जी जब इस डिबेट को क्लोज करेंगे तो इस पोल का नतीजा बताएंगे। तो हम दर्शकों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो इस पोल में हिस्सा लें और अपने सवाल भी पूछें। जो आज अखिलेश यादव ने सदन में जो भाषण दिया उससे जुड़े सवाल या जाति जनगणना या रामचरितमानस की चौपाई को लेकर जो विवाद चल रहा है, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब ले सके। समीर सर, जो आप अपने अमीश एक छोटा सा इंटरवेंशन है, माफी चाहते हुए कि कुमार अभिषेक को चूंकि किसी कार्यक्रम के लिए जाना है, तो एक जवाब हम जल्दी से उनसे ले लेते हैं क्योंकि अगले 2-3 मिनट में वो फिर समीर सर के बाद मैं फिर आऊंगा। आज अखिलेश यादव जब विधानसभा में था, अब ये देखना रोचक होगा कि इसका जवाब योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में देते हैं तो वो कैसे देते हैं। तो उन्होंने लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना तो साधा, लेकिन इस जातीय जनगणना के मुद्दे पर रामचरितमानस विवाद को तो वो साफ किनारा करके निकल गए, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने जैसे क्लास में मॉनिटर हाथ उठवाता है या क्लास टीचर हाथ उठवाता है कि बोलो भैया आप हमारे साथ हो या नहीं हो, तो ओम प्रकाश राजभर जो लगातार विरोध कर रहे थे अखिलेश यादव को, उनको भी साथ में लेते आए। आराधना मिश्रा मोना की तरफ भी इशारा करके कहा कि वो भी हमारी सहयोगी ही हैं। तो अखिलेश ने इस तरीके से एक बीजेपी के अगेंस्ट में एक अलायंस तो सेट करने का काम तो आज कर ही दिया ना। भले वो ट्रैक से उतरते नजर आ रहे थे रामचरितमानस विवाद पर, लेकिन उन्होंने एक तरीके का नैरेटिव तो सेट करने का काम कर दिया आज विधानसभा से। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जितने दूसरे दल हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी भी हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के भीतर भी जो पिछड़े चेहरे और नेता हैं, वो भी उस लाइन पर उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये ऐसा मुद्दा है, पता नहीं इस मुद्दे को अगर हम जमीन पर देखें तो इसमें कितना करंट है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को लगता है कि वो बीजेपी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टैंड इस पर नहीं आया है। ना ही बीजेपी ने एक तरीके से देखा जाए तो विरोधी दिखा है जब सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामे के जरिए इसका विरोध किया गया। लेकिन इसमें 2-3 बातें मुझे लगती हैं। एक तो ये कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पिछड़ों को एक किया जा सकता है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को की जो बात वो कह रहे हैं उनको एक करने की क्षमता उन्हें लगता है कि इस मुद्दे में है। दूसरा, इसी मुद्दे के जरिए विपक्ष जो अगर बिखरा हुआ विपक्ष है, जो अखिलेश से नाराज भी है, उन्हें भी एक साथ बैठने का मौका मिल सकता है, उन्हें एक साथ बिठाया जा सकता है, जिससे आगे की सियासत की जा सकती है। तो अखिलेश यादव को इस मुद्दे में दोनों पोटेंशियल नजर आते हैं कि भावी गठबंधन भी उनको दिखाई देता है। जैसे आज उन्होंने कांग्रेस के लिए कह दिया कि ये तो हमारे सहयोगी हैं, जिस तरीके से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से कह दिया कि आपसे हम बाहर में बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे अगर आप साथ हैं तो एक मैसेज तो उन्होंने कन्वे किया है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम सब साथ हो सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है कि क्या बीजेपी इसके विरोध में दिखेगी? देखिए, बिहार का आप उदाहरण देख लीजिए तो बीजेपी सर्वदलीय बैठक में उनके साथ शामिल होती है,
बीजेपी विधानसभा के भीतर उसका समर्थन करती है और आज वहां जातीय जनगणना शुरू हो गई। अब ये जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आएगी तब उसमें क्या आएगा, उसके बाद किस तरीके से पिछड़ों का नया उभार होगा, ये तमाम चीजें बाद की बात है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अगर आप देख लें, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। तो ऐसा ये मुद्दा नहीं है कि इससे आप बीजेपी को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर देंगे और आप बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे और फिर बीजेपी पे आप बहुत हमले कर लेंगे। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर ठीक है बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन अगर ये मुद्दा उसको मुफीद लगने लगा है कि नहीं इस मुद्दे में बहुत राजनीतिक दम है और ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, तो बिहार की तरह वो उत्तर प्रदेश में भी खड़ी हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि ऐसा मुद्दा है जिसको कि बीजेपी बोलना नहीं चाहती, टच नहीं करना चाहती, इस मुद्दे से दूर भागती है, तो क्यों ना इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा जाए। जातीय जनगणना का मुद्दा अखिलेश को इस वक्त सूट कर रहा है, लेकिन फिर मेरा सवाल है कि क्या ये जमीन पर एकदम ग्रास रूट पर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी है, क्या उनके बीच ये करंट पैदा कर रहा है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि अखिलेश यादव को के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन ही मिलेगा और इससे उनकी एक नई सियासत शुरू हो सकती है। जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, इस पर हम एक विवेचना समीर सर के साथ करेंगे। समीर सर, उससे पहले हम अपने दर्शकों को वो अखिलेश यादव की वो बाइट सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने विधानसभा में, बाइट नहीं दरअसल जो उन्होंने भाषण दिया विधानसभा में और जो उन्होंने डिमांड की और जो निशाना साधा, और फिर उसके बाद सरकार की तरफ से जो मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रिएक्शन दिया, उसको भी हम सुनाना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जातीय जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज़ उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया। जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने बोला नहीं कि नहीं, वो तो पूछ के आना पड़ेगा। वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे आपस में बात, और सभी लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जातीय जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही। अब आप सुनिए कि सूर्य प्रताप शाही इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। सिवाय अराजकता के, हल्ला बोल के और कुछ जानती नहीं है। वो कह रहे थे बिहार की तरह से, तो हम उत्तर प्रदेश को बिहार बनाना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश अब बिहार को काफ़ी पीछे छोड़ करके बहुत आगे जा चुका है और उत्तम प्रदेश की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। तो आपने सुना वो किस तरीके से उत्साह में कांग्रेस पार्टी को अपना सहयोगी बता गए अखिलेश यादव, लेकिन कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की जो मांग है वो हम दोहराते हैं और कांग्रेस के वक्त में ये होते होते रह गई। क्यों होते होते रह गई इसकी कोई वजह नहीं बताई उन्होंने, लेकिन होते होते रह गई और अब ये दोबारा, अब ये होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। और सरकार ने किस तरीके से उसका बचाव किया ये कहते हुए कि ये सब बातें बार बार करते रहते हैं। खैर, इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं अमीश आपके सवाल के साथ। अखिलेश यादव का आज दिन का जरूर वो स्पीच सुना होगा। अखिलेश यादव ने बड़ा, जब ये बात वो कह रहे थे
और जब आराधना मिश्रा मोना से वो अपने सहयोगी बता रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष ने मजा लेते हुए कहा कि उन्होंने स्वीकारोक्ति दी नहीं है कि वो आपकी सहयोगी हैं। बहरहाल अखिलेश यादव सर जब ये बात कह रहे थे कि पिछली सरकार में जाति जनगणना का मुद्दा उठा था और आश्वासन कांग्रेस की सरकार ने दिया था लेकिन करा नहीं पाए वो, तो एक तरह से वो सफाई दे रहे थे अपने ऊपर लगे आरोपों की, जो अक्सर बसपा या भाजपा की तरफ से लगाया जाता है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कराया। लेकिन आज जब अखिलेश यादव इस मुद्दे को दोबारा उठा रहे हैं और जिस तरीके से वो सदन में ओम प्रकाश राजभर से या अनुप्रिया पटेल से या अपना दल कमेरा जो उनके पक्ष में है उनसे उसकी स्वीकारोक्ति ले रहे हैं, तो वो एक बार फिर से इसको पिच कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में एक असहज स्थिति बीजेपी के लिए है। क्योंकि जब जाति जनगणना की बात आती है तो उसके साथ साथ आरक्षण का मुद्दा स्वतः आ जाता है, और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी कभी सहज रही नहीं है। हम लोग को याद है बिहार का चुनाव जिसमें संघ प्रमुख के जबान से एक महज आरक्षण की बात निकल गई और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने कैसे उसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव रामचरितमानस विवाद पर थोड़ा अंडर प्ले करके या आज सदन में उसका जिक्र नहीं करके, क्योंकि अभी तो ये देखना बाकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे कहेंगे या नहीं कहेंगे, अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी अटैकिंग मोड में है, तो क्या अखिलेश यादव सही ट्रैक पर है कि इस बार उन्होंने बीजेपी के जो धार्मिक एकीकरण है उसके खिलाफ जाति का कार्ड चला, और इस बार जो कार्ड चला है वो उसका बेस पुख्ता है जो आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, ये मुझे बड़ी परिपक्वता नजर आई अखिलेश यादव में। आज का जो इनका ये भाषण रहा और जिस तरीके से वो मुखातिब हुए कांग्रेस के साथ में और राज्यभर के साथ में एक दोस्ताना तरीके से, इसके पीछे उनकी बड़ी पॉलिसी नजर आई। एक बात को समझना होगा कि जातिगत जनगणना का मामला जो है ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का मुद्दा है, क्योंकि ये बड़ा जटिल काम है और ये किसी भी सरकार के लिए कर पाना और संतुलन बना के चलना ये बड़ा कठिन होगा। और इस मुद्दे का जवाब वो धार्मिक पिच पे नहीं गिरा सकते हैं वो अपने विरोधी को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रामचरितमानस जैसे मुद्दे को लेकर बिल्कुल खुश थी और बहुत ही गदगद थी इस बात को लेकर कि हम इसको अपने ट्रैप पे फंसा लेंगे, धर्म के पिच पे इसको पटक देंगे, लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसको धर्म के पिच पे नहीं लाया जा सकता। और जातिगत जनगणना है क्या? दलित और पिछड़े ये इतना बड़ा समाज है, देश में करीब आधी आबादी है, इससे भी ज्यादा बड़ी आबादी है। इसमें हो सकता है कि इससे क्या फायदा है अगर ये जनगणना हो, क्या फायदा ना हो, अधिकांश लोग ये नहीं जानते हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो ये कि मुद्दा जब उठेगा तो जातियों की बात हो रही है कि माहौल पैदा होगा। इन जातियों से दलितों और पिछड़ों के मन में एक बात जरूर आएगी कि हमारी कोई बात हो रही है, हमारे हित की बात हो रही है, हमारी अब बातें होने लगी हैं, हमारे हक की लड़ाई कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे सामने आ गई है। ये माहौल जो है ये बीजेपी के लिए सचमुच खतरनाक रहेगा। बीजेपी इसका पलटवार बड़ी मुश्किल से कर पाएगी और मुझे लगता है कि शायद ही कर पाए। एक ही बस उसके पास में एक रास्ता है कि भाई आपकी सरकार थी, आपने ये कोशिश क्यों नहीं की? आपने तो उस तरीके से उस शिद्दत से इस बात की आवाज भी नहीं उठाई थी। एकदम से आपको कैसे याद आया? मुलायम सिंह जी रहे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकारें रही हैं, एकदम से ये कौन सी बात आ गई? बस इससे ज्यादा। और ये मैं समझता हूँ कि संपूर्ण जवाब नहीं होगा। अखिलेश यादव जैसा कि कह रहे हैं वो कह सकते हैं कि वो जो है वो मांग लगातार उठ रही थी और अब उसकी जरूरत महसूस की जा रही है परिवेश में। ये तो एक तो ये चीज। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कहीं ना कहीं इसका तोड़ अभी फिलहाल तो नहीं है। एक ही तोड़ है कि वो सबको जैसा कि कहते हैं कि हम हिंदुत्व की डोर में सबको बांधने के लिए ये बात जरूर करेंगे कि जातियों को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, सनातनियों में कटुता पैदा करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। बाकी हम इस तरह के पिछड़ों से और दलितों के साथ में हैं और उनके हक की लड़ाई, और शायद ये भी ये बयान आ सकता है कि हम इस पर विचार करेंगे या हम इस पर आगे काम करेंगे या इस पर लोगों की सहमति लेंगे, इस तरह की बात आ सकती है। और एक चीज जो सबसे अहम है अखिलेश यादव की, जो मैं कह रहा हूं कि परिपक्वता नजर आई है कि अखिलेश यादव दरअसल इस मुद्दे को लेकर सबको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक राज्यभर जिसके साथ में अच्छी खासी कटुता जिनके साथ में रही उनको भी साथ में लिया, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा रहा है। वो विधानसभा से चुनाव से पहले लगातार इस पर बात करते रहे। दूसरी चीज, कांग्रेस इन तमाम दलों को अपने साथ में इस जातिगत जनगणना के मुद्दे की डोर से ये बांधने की कोशिश कर रहे हैं
और कांग्रेस को फंसा भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी उठापटक कैसे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि इस समय जो भाजपा विरोधी खेमे हैं, जो जनता है, उनके मन में यह है कि जो एकता में खलल पैदा दल करेगा वो सही नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं वो भाजपा की मदद कर रहा है। तो ये एक अंदरूनी एक माहौल चल रहा है जो भाजपा विरोधी है वो देख रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव बड़े नखरे कर रहे हैं गठबंधन में हमें लेने के लिए, या हमारी कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, और राष्ट्रीय परिवेश में तो हम ही सबसे बड़े हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो हमें सीटें नहीं दे रहे। ये सुगबुगाहट अंदर शुरू हो गई, और इसीलिए एक संदेश आपको याद होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा एक नया गठबंधन बनने वाला है, ये अखिलेश यादव ने एक संकेत दिया कि थर्ड फ्रंट बनने वाला है। इस बीच में उन्होंने यूपी की जनता, वो जनता जो भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है, वो सब चीजों को देख रही है और उसको लग रहा है कि एकता में जो भी खलल पैदा हो रहा है वो ठीक नहीं है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ये शायद अखिलेश यादव को लगने लगा है कि जिस तरीके से कभी अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं तालमेल बनाएंगे, और कांग्रेस के संदेश देने की कोशिश करती है कि तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, वो अपना यहाँ पर बड़ा वर्चस्व और अपना बड़ा ईगो दिखा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक इशारा जनता के सामने किया कि भाई हम कांग्रेस से दूरी नहीं बना रहे हैं। ये बड़ी बात है, और लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस की जो पॉलिसी, भले ही वो जाति के लिए अपना यहाँ पर उन्होंने संगठन बनाया, उसमें पिछड़े दलित और तमाम लोगों को जातिगत, लेकिन कांग्रेस कभी खुल के जाति की राजनीति में नहीं आना चाहती। उसकी एक इमेज अपनी जो उसकी बनी हुई है वो किसी भी जातिगत मामले में नहीं आना चाहती है। तो उस ट्रैप में भी फंसाने की कोशिश की है कि आपको आइए, ये मामला है, और यही मामला जो है ये बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुकर हो सकता है। कुल मिला के अखिलेश यादव ने, मैं ये बार बार बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने वो गलती की थी कि वो या गलती की थी या ये गलती की कि एक आपने एक फैसला किया कि हम मानस के साथ में रहेंगे, उस मुद्दे के साथ में, फिर आप अलग हो गए। ये जहां तक उनकी कमी थी, तो आज का उनका एटीट्यूड जो था, चाहे वो राजभर से बात करना और कांग्रेस को अपना सहयोगी कहना, ये सब चूक नहीं थी, एक पॉलिसी थी, और उनको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर हम वृहद पैमाने पर बड़े लेवल पे आगे बढ़ेंगे, और ये खासतौर से बिहार की राजनीति से वो सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और मुझे लगता है कि ये जातिगत जो एक जनगणना की बात हो रही है, ये ही सिर्फ नहीं चलेगा, ये एक इंजन होगा, और इसके पीछे छोटे छोटे डिब्बे होंगे। वो डिब्बे होंगे अलग अलग समस्याएं जातियों की, जातियों के तमाम मुद्दे इसके साथ जुड़े होंगे, और इसी के साथ में ये घूमेंगे पूरे लोकसभा चुनाव तक। जी समीर सर, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। जो अखिलेश यादव को लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि डेविएशन वाली बात, एक जो रामचरितमानस के चौपाई विवाद से उनसे झलक रही है, क्योंकि रामचरितमानस चौपाई विवाद की जब शुरुआत हुई तो उसका जो उसको पेश करने का तरीका था स्वामी प्रसाद मौर्य का या अखिलेश यादव का, वो भी जाति से ही जुड़ा मसला था, जो पॉलिटिकल कास्ट आइडेंटिटी को लेकर था कि कैसे आज भी कास्ट आइडेंटिटी की प्रैक्टिस को चैलेंज किया जाए और उसको चैलेंज करने को लीड किया जाए। मतलब समाजवादी पार्टी लीड करे इस डिस्कोर्स को कि सवर्ण बनाम अन्य जातियां, दलित, पिछड़ी जातियों का एक डिस्कोर्स शुरू हो। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी उस मामले को धर्म, राम और रामचरितमानस से जोड़कर ले जाने में सफल रही, या यूं कहें कि उसको जोड़कर अटैक करती रही। आज जब अखिलेश यादव की तरफ लोग टकटकी बांध कर देख रहे थे कि अखिलेश अपने उस चैलेंज को पूरा करेंगे कि जो आगे योगी आदित्यनाथ को वो दे रहे थे कि हम सदन में आपसे पूछेंगे कि बताओ हम शुद्र हैं, या हम सदन में आपसे उस चौपाई का मतलब पूछ लेंगे। लेकिन जब आज अखिलेश यादव ने उस चौपाई का जिक्र, मतलब रामचरितमानस का नाम तक नहीं लिया, तो इसको क्या समझा जाए कि वो उनका डेविएशन था, या एक इस तरह की सटल राजनीति है अखिलेश यादव की कि जो सदन में चूंकि एक ऐसे मसले को वो पुट करना चाहते थे जिस पर वो सत्ता पक्ष के भी घटक दलों को अपने साथ कर पाए और एक नैरेटिव दे पाए, और जब वो सदन से बाहर रहेंगे तो चलो ये शूद्र पॉलिटिक्स और मानस की चौपाई की पॉलिटिक्स ये भी चलती रहेगी साथ साथ में। क्योंकि जैसा आप अपनी बात में कह रहे थे कि उन्होंने एक्शन भी लिया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर, ऋचा सिंह हो चाहे रोलित तिवारी मिश्र हो, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं क्या अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के नाम पर जिस तरीके का भी डिस्कोर्स बनता है वो बनाओ, और उस डिस्कोर्स पर जितने लोग साथ आते हैं उनको लेकर आओ? बिल्कुल अमीश जी, अभी शुरुआत में जब आपने
ये मुझसे ये प्रश्न पूछा गया, तभी मैंने कहा, और वही बात है, ये अखिलेश यादव अपनी ही पिच पर वो बीजेपी को कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी राजनीति करे, अब वो खुद पिच तैयार करे, उस पर बीजेपी खेले। और यही कारण है बीजेपी की ओर से, अगर वो चाह रहे, हालांकि बीजेपी उनको ये पता है कि जहां 90 के दशक के बाद जो दो चीजें आई, मंडल और कमंडल की राजनीति में, तो कमंडल की राजनीति यानी जो धर्म को लेकर के राजनीति हुई, इसका जम करके बीजेपी ने फायदा उठाया। मंडल की राजनीति का फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी ने उठाया जम करके। और बीजेपी ने जो कमंडल की राजनीति में घुसपैठ की है, माफ कीजिएगा, मंडल की राजनीति में, उससे समाजवादी पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि तमाम जो ओबीसी जातियां थी जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो चली गई हैं बीजेपी की ओर। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की ये कोशिश होगी कि हम इन पार्टियों को जो दूसरी तरफ जा चुकी हैं उनको हम कैसे अपनी ओर करें। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक बाकी सारे मुद्दों पर इस तरीके से वो अन्य पार्टियों को नहीं जोड़ पा रहे थे। कोशिशें तो लगातार हो रही हैं, पर इसको लेकर के वो ये सोच रहे हैं कि हम जोड़ें और ना भी जुड़े तो कम से कम उन पार्टियों को बेनकाब कर सके कि देखिए, जब जातीय जनगणना का मुद्दा आ रहा है तो आपकी अपनी जो ये जातीय पार्टियां हैं ये साथ में नहीं, तो ये घेर लेंगे। जैसा अभी अभिषेक बता रहे थे कि इवन बीजेपी ने भी खुलकर के किसी फोरम पर, किसी ऑफिशियल फोरम पर जातीय जनगणना से इनकार नहीं किया है, लेकिन कहीं भी जातीय जनगणना का समर्थन भी नहीं किया है, क्योंकि अगर वो समर्थन कर ले तो उनके पास तो केंद्र में, राज्य में हर जगह सरकार है, वो इसको करवा सकते हैं। तो अगर अखिलेश यादव के बार बार दबाव के बाद वो तैयार भी हो जाते हैं, तो इस मामले में लीड तो अखिलेश यादव ले ही लेंगे कि हम ही ने इसकी शुरुआत की थी और देखिए हमने इसको करते करते इनको भी मजबूर कर दिया। तो उसके जो क्रेडिट लेने वाली बात होगी, डेफिनेटली वो अखिलेश यादव ले जाएंगे। तो ये जो उन्होंने जानबूझ करके रामचरितमानस पर इतनी चुनौती सदन के बाहर दी कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ब्रजेश पाठक ने भी कहा काश कि बिल्कुल छात्रों की तरह से कि विद्या कसम खा करके करिए, बड़ा रोचक आज का तो रहा। और एमसीडी की तरह ना हो, इस तरह के वाद विवाद हो तो सदन बहुत अच्छे तरीके से चलता है और सदन की गरिमा भी बनी रहती है, और उसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से बातचीत करता है। ये पता भी चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग, विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले लोग किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। तो उसमें यही बात है कि अखिलेश यादव ने उसको अगर नहीं उठाया, छुआ नहीं, इतनी चुनौतियां देने के बावजूद, और हम लोग उसको कह रहे हैं और सही भी बात है कि एक तरह से बैकफुट पर आ गए उस मुद्दे पर, बैकफुट पर है कि उसकी चर्चा तक नहीं उस आदमी ने की। तो निश्चित तौर पर यह सोची समझी रणनीति है उनकी अपनी राजनीतिक, और मैं इसको राजनीतिक परिपक्वता कहूंगा कि उन्होंने ये नहीं किया कि चुनौती दे दिया हो तो आज मैं पूछ करके रहूंगा। वो जान रहे हैं कि यहां से जरा सा इधर उधर मिसमैनेजमेंट हो गया, बातचीत में कोई शब्द ऐसा निकल गया तो बीजेपी उनको चारों तरफ से घेर लेगी। उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी पिच की, अब जो बोलना हो वो आप जातीय जनगणना पे बोलो। कांग्रेस को भी कह दिया, हालांकि कांग्रेस न तो चुनाव के टाइम पे उनकी सहयोगी थी, ना अभी भी है, लेकिन ना जाने किस गठबंधन में उसको शामिल कर लिया, बहरहाल वो अलग बात है। पर इस मामले में उन्होंने, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा निशाना है वो बीजेपी है, और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई जो ऐसी पार्टियां हैं जो विभिन्न ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, अपना दल हो गई या राजभर की पार्टी हो गई और लोग जो हो गए, तो ये निश्चित तौर पर उनकी अपनी सोची समझी रणनीति है। और ये रणनीति मुझे ये लग रहा है लगातार पिछले 2-2.5 साल से अखिलेश यादव हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं, और ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, क्योंकि बीजेपी के अभी तक जो विभिन्न राज्यों में, केंद्र में कांग्रेस पर हावी रही, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के उसने लोगों को घेर दिया पूरी तरीके से, यानी अपना पिच तैयार कर देती है कि अब आप आइए और इसी पर खेलिए। तो इससे बीजेपी को दूर रख करके कि आपको राजनीतिक जो पिच तैयार करनी है आप नहीं तैयार करेंगे, मेरी पिच पर आकर के खेलिए, तो ये एक उनकी राजनीतिक रणनीति, बेहतर राजनीतिक रणनीति है, और ये उनकी बीजेपी की रणनीति को देखते हुए उनकी राजनीतिक उपलब्धि भी है। जी नाविद साहब, एक खबर आ रही है कि
मायावती ने एक केंद्र को, और उस चिट्ठी में लिखा है उन्होंने कि भाई अगर अखिलेश यादव, एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने और उसमें जातीय जनगणना को लेकर जो है अपना पक्ष रखा है, और उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है कि भाई अपनी सरकार में करवा लिया होता अगर आपने, तो बीजेपी से बार बार आपको गुहार लगाने की जरूरत ना पड़ती, और केंद्र सरकार से मांग की है कि सिर्फ यूपी में ही क्यों, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कुल मिलाकर मायावती ने भी अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव को फ्रंट फुट पर खेलते देखकर अपना एक पक्ष रखा है, खुद एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि विधानसभा में, तो अगर सत्र की बात करें, यहां पर तो जो सुर्खियां बनेंगी वहां तो मायावती कोई सुर्खी ले नहीं सकती है, उनका एक विधायक है, कितनी देर बोलने का मौका मिलेगा उन्हें, ज्यादा देर बोलने का मौका मिलेगा नहीं। तो क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर मायावती को एक बार फिर पीछे धकेलकर यहां लीड ले रहे हैं? मायावती की आवाज बार बार क्यों न कारखाने में एक तूती किसी आवाज लगती है कि कोई चिट्ठी आ गई, कोई ट्विटर आ गया, लेकिन सुर्खियां अखिलेश यादव लूट ले जा रहे हैं। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर आप मायावती को और उनके स्टैंड को कहां खड़ा देखते हैं? ये बात बड़ी हैरत की है कि मायावती जी का एक बहुत बड़ा कद है, लेकिन जिस तरह से उनके बयान आते हैं और वो फॉलो अप करती हैं, कभी फ्रंट पे आने की, मुद्दे को लेकर भी फ्रंट पे आने की कोशिश नहीं करती है। और अखिलेश यादव जब किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाते हैं और उनकी पार्टी में एक जान पैदा होती है, सक्रियता नजर आती है, सपा की एक विपक्षी दल के तौर पे चर्चा होने लगती है, तब वो पीछे पीछे आती हैं और उसकी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की उस नीति या उस मुद्दे की आलोचना करती हैं और ये साबित कर देती हैं कि हमारे अंदर बड़ी बेचैनी और परेशानी है, क्योंकि विपक्ष का जो जितना बड़ा भी खेमा है उस पर पूरा कब्जा अखिलेश यादव किए हुए हैं और हम हाशिए पर भी नहीं है। ये बयान मायावती जी के यही बताते हैं, क्योंकि मायावती जी या तो बोले ही नहीं और या उसके काउंटर में वो कोई नया मुद्दा लेकर आए, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो पिछड़ों का हो, जिसकी मेन जिस वोट बैंक की लड़ाई हो रही है, जिसको हासिल करके कोई भी दूसरा क्षत्रिय दल जो है वो जीत सकता है। लेकिन मायावती जी लगातार अखिलेश यादव के किसी भी मुद्दे को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए और हमला भर वो अपने एक विपक्षी दल पे ही हो जाती है। मुझे लगता है कि बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी आज के दौर में यही है, एक तो वो जमीन पे नहीं उतर रही है, कोई खुद का मुद्दा नहीं ला रही है, दूसरा ये कि वो सत्ता से ज्यादा विपक्षी किसी दूसरे दल, सपा पे या कांग्रेस पे वो हमला करती हैं। तो ये कोई कैरेक्टर उनका समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये कैरेक्टर एक चर्चा में था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा में था कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होके नहीं बोलती हैं, लेकिन अब तो वो सत्ता के खिलाफ भी बोलती हैं, लेकिन वो ना जमीन पे आ रही हैं, ना संगठन में उनकी कोई जान नजर आ रही है, ना वो लोकसभा के लिए किसी के साथ कोई ट्यूनिंग बना रही है। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की कि कुछ इशारे किए कि कांग्रेस के साथ में जो है वो बसपा आ सकती है। अभी कोई भी उनके कोई विचार, कोई स्टैंड, कोई भी योजना बसपा की नजर नहीं आ रही, बड़ा धुंधला है। और कहीं ना कहीं वो अपने एक्सप्रेशन, उनके नजर बस यही आते हैं कि कहीं सपा आगे बढ़ के भाजपा से लड़ने की स्थिति में ना आ जाए, ये बेचैनी जाहिर करती हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। जी समीर, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि मान लीजिए कि मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता है और कहीं ना कहीं ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ नतीजे लाता हुआ दिखता है, तो क्या अखिलेश यादव से यानी इस केक में अखिलेश यादव के अलावा मायावती भी अपना एक हिस्सा ढूंढ पाएंगी? क्योंकि वो तो यूपी नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना की बात करी और लगातार जातीय जनगणना की मांग करती रही है, अखिलेश यादव को भी और बीजेपी को भी इस पर घेरती रही है। क्या आपको लगता है कि वो भी इसमें अपने हिस्से के वोट ले पाएंगी, या फिर अगर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो इसका फायदा सिर्फ अखिलेश यादव उठाएंगे? अगर इसी मुद्दे को देखा जाए, वैसे तो जैसे अभी नवेद जी बता रहे थे कि जो जमीन पर आपके एक राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रेजेंस ही कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, तो क्या उम्मीद, आपको राजनीतिक लाभ की क्या उम्मीद दिखाई पड़े? और ये सही भी बात है, काफी हद तक आप देख ही रहे हैं। लेकिन और राजनीतिक ये जातीय जनगणना की भी बात जो है, तो जातीय जनगणना में एक अब होती है, नहीं होती है तो किसका फायदा होगा, नहीं होगा, लेकिन जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर जितना फायदा मैक्सिमम लेना चाहिए था
मुझको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी या मायावती उतना ले चुकी। अब उससे ज्यादा कोई इतना बड़ा, क्योंकि मान करके ये चला जाता है कि एक बड़ा तबका है जो उनके अपने समुदाय का है और वो उनको वोट करता है, और अब वो उनको वोट नहीं कर रहा है उतनी बड़ी तादाद में। तो अगर इसका राजनीतिक रूप से फायदा लेने की, अगर इसमें कुछ सफलता मिलती है, और नहीं भी मिलती है, जातीय जनगणना नहीं भी मिलती है, लेकिन अगर उस मुद्दे को उठाने को लेकर के अगर क्रेडिट दी जाती है, तो अभी फायदा लेते हुए तो अखिलेश यादव ही दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जातीय जनगणना हो जाती है और उसके बाद फिर क्या स्थितियां बनती हैं, फिर कैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी स्ट्रेटजी तय करती हैं, वो अलग बात होगी। लेकिन जब तक वो मुद्दा बना हुआ है, तब तक उस मुद्दे को उठाने के लिए, अगर जिन जातियों को, जिन समुदायों को ये मुद्दा सूट कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पर इसका श्रेय समाजवादी पार्टी को ही देंगी, अखिलेश यादव को ही देंगी, और उसका फायदा अगर होगा तो अभी की स्थिति में अखिलेश यादव को ही होता दिखाई पड़ रहा है। जी, फायदा अखिलेश यादव को अभी की स्थिति में होता दिखाई पड़ रहा है नावेद सर। लेकिन सवाल एक ये बनता है कि जब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्योंकि हम लोग यूपी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, पिछले दिनों CSSP के प्रोफेसर एक वर्मा हमारे साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जो 90s का मंडल बनाम कमंडल का डिस्कोर्स था, वो उसको अगर हम मतलब अगर अखिलेश यादव आज उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनकी भूल है। उनका कहना था कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है, उस तरह के का जो प्री कंसेप्ट नोशन था ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके, दलित पॉलिटिक्स को लेके, वो बदल चुका है। उनका इशारा कुल मिलाकर ये था कि अब वो मंडल बनाम कमंडल की सियासत चलेगी नहीं। तो इसी में ये सवाल उठता है कि बीजेपी ने इसे करके भी दिखाया 2014 के बाद से। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती है, वो काशी से चुनाव लड़ते हैं, तो उसके बाद एक तरह से हमने जाति के मिथकों को थोड़ा टूटते हुए भी देखा। हालांकि बीजेपी ने वो तमाम कवायद की हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ी, चाहे वो जाति आधारित दलों से गठबंधन करने की कवायद हो, या किसी खास जाति को प्रभावित करने के लिए उससे रिलेटेड सम्मेलन करने हो, या अभी वर्तमान में आ जाए तो जैसे वो पसमानदा मुस्लिम को लुभाने के लिए पीएम मोदी खुद ही कार्यकारिणी की बैठक में बोल देते हैं कि पसमानदा को लुभाने के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाइए। तो बीजेपी वो सारी कवायद करती है। तो आपका क्या मानना है कि जब हम फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में मंडल बनाम कमंडल की आहट देख रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव की जाति वाली स्ट्रैटेजी सफल हो पाएगी? बीजेपी के उस ग्रांड नैरेटिव, अयोध्या मंदिर, राम जन्मभूमि, भगवा, रामचरितमानस, इस तरह के नैरेटिव के अगेंस्ट में? देखिए, ये बात मानना पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की 7, 8, 10 साल की मेहनत नहीं है। संघ और भाजपा ने 70 साल तक, बल्कि उससे भी पहले एक जो कोशिश की, जिस तरीके से जातियों को जोड़ने की और हिंदुत्व में धार पैदा करने की जो कोशिश की, ये बहुत लंबी कोशिश है, ये दशकों पुरानी है। ये कोशिश बड़े धैर्य के साथ, बहुत साहस के साथ और बहुत ही अनुशासन के साथ जारी थी। वो नरेंद्र मोदी लेके नहीं आए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के दौर में उसमें और भी रंग भर गए हैं। ये बात सी कि लंबी मेहनत के बाद में आज जाति के रंग के ऊपर धर्म का रंग बहुत गहरे तरीके से, हिंदुत्व का रंग बहुत गहरे तरीके से और बहुत पक्का रंग आ चुका है। अब फिर से जाति को उकेरना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि वायरस कुछ इस तरह के होते हैं कि हम लोग गलतफहमी में होते हैं कि ये वायरस मर गया है। वायरस कुछ इस किस्म के होते हैं कि हम मानते हैं कि ये खत्म हो गया है, ये दब गया है, ये कुचल गया है, लेकिन लंबे अरसे के बाद वो उभर के सामने आ जाता है। तो जो चाहे धर्म की राजनीति हो, चाहे वो जाति की राजनीति हो, हम इसको वायरस खुलेआम कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में और खासतौर से हमारे देश और हमारे समाज में धर्म और राजनीति की धर्म और जाति की राजनीति घातक है और सबके लिए घातक है। इसलिए इसको हम उपमा दे सकते हैं वायरस की। तो जाति का वायरस दबा हुआ है और ये कभी ना कभी उभर सकता है, और इसके लिए कहते नहीं है कि गंदा है पर धंधा है।
तो इस गंदी राजनीति को सभी लोग उभारते हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, और अखिलेश यादव भी अगर उभार रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, सारे दल अपने अपने तरीके से उभार रहे हैं। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव सफल हो जाए, क्योंकि वायरस को उभरने में देर नहीं लगती है। कौन सी चाल, कौन सा मौसम, कौन सा एटमॉस्फेयर, कौन सी जलवायु और किस तरीके का माहौल होगा कि वो उभर जाएंगे। एक बात को मानना पड़ेगा कि देखिए इस वक्त भाजपा के लिए ये मुश्किल है, और ये बात भी सही है कि बाय द वे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये चाल चल जाते हैं अखिलेश यादव और इसमें सफलता उनको हासिल हो जाती है, और ये मुद्दा पूरे देश में फैलने लगता है यूपी और बिहार से निकल के, और उनको लगता है कि ये केंद्र बिंदु में अखिलेश यादव की सियासत आ रही है और यूपी में उनको फायदा होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत स्मार्ट पार्टी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट पार्टी है, उसने साबित किया है। इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव सदन में इस तरह के बयान दे के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त भाजपा की इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में सैंपलिंग ले रही होगी कि सचमुच उत्तर प्रदेश की जनता इसको पसंद करेगी इस मुद्दे को या इग्नोर कर देगी। समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं समझ पाए, शायद देर से समझे कि ये हमारा फार्मूला, ये पासा, ये खेल, ये चाल हमारी सफल होगी क्या नहीं खल होगी। लेकिन भाजपा इस बात का कहीं ना कहीं सैंपलिंग निकाल चुकी होगी और फिर इस बात को फॉलो करेगी, कोशिश ये करेगी कि इससे पहले कि ये मुद्दा उभरे हम कोई दूसरा मुद्दा इसके बराबर बहुत बड़ा लाकर खड़ा कर दे। एक चीज, उसके बाद भी अगर ये मुद्दा उठ जाता है तो उस मुद्दे पर बैकफुट में भी भाजपा आ सकती है। जैसा कि समीर जी ने कहा, मैं उनकी उस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि ये बात सही है पूरे तरीके, मतलब आधे तौर से तो मैं ये मानता हूं कि अगर बाय द वे इस पर सहमत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, यानी मोदी सरकार, योगी सरकार इस बात के लिए सहमति व्यक्त कर देती है कि हाँ इस पर हम आगे इस पर काम करने जा रहे हैं, तो बैकफुट पे तो आ जाएगी। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं, हम लोग ये क्यों बैकफुट पे आ जाएगी, और उसी तरीके से जैसे किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि भाजपा के अंदर आज एक बड़ी अलग सा एक ऑरा है। किसान आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर लग रहा था कि वो कई चुनाव प्रभावित कर देगा, किस तरीके से बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े नेता पैदा हो गए थे और जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद और अनशन धरना सड़क जाम सब तमाम चल रहा था और लग रहा था कि राजनीति पूरी तरह प्रभावित होगी। और बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर आई और उसने अपना हार मान ली, लेकिन हार के भी वो जीत गई। यहां पर एक बड़ी डैशिंग पार्टी है, ये विपक्षों को भी समझना चाहिए, बहुत स्मार्ट पार्टी है। वो इस मुद्दे को फॉलो करेगी और मुझे लगता है दबाने की कोशिश करेगी किसी दूसरे मुद्दे को लाकर, और अगर ये सफल भी होने लगेंगे तब वो बैकफुट पे आने के बाद भी कहीं ना कहीं देश की जनता को कन्विंस कर लेगी कि मैं तो ये राजनीति कर रहे थे और मैं अमल में इस पर काम हमारी सरकार करेगी। तो ये सारी बातें देखिए अगर, लेकिन फिर भी एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ये राजनीति मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी को एक ताकत दे सकती है। समीर सर, एक प्रतिक्रिया आपकी भी इस पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रूप बदला है, जिस तरीके से ओबीसी राजनीति और दलित राजनीति को भी बीजेपी ने अपने भगवा राजनीति के दायरे में लाने में, एक तरह से आप कहिए तो बिहार को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कम बेस उसको सफलता, उत्तर हिंदी पट्टी के राज्यों में उसको सफलता मिलती नजर आई है। यूपी में मायावती का वोट बेस श्रिंक हुआ, 2022 में हमने देखा वो 20-22% से 12% पर चली गई, तो उसका भी बड़ा हिस्सा, चाहे वो जाटो वोट है या फिर दूसरे दलित वोट हो, वो बीजेपी के पाले में जाता नजर आया, जैसा कि CSDS या CSSP की स्टडी बताती है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जब इस तरह की जातिगत जनगणना और आरक्षण और इस तरह के कार्ड उत्तर प्रदेश में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब 2024 का वक्त आएगा तो यूपी में राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे होंगे, हो सकता है, और उसके लिए पूरी राम लहर की तैयारी एक बार फिर से बीजेपी कर रही है, और अयोध्या, कुंभ, काशी इनको प्रमोट करे, तो आपको लगता है कि उस बड़े ग्रैंड नैरेटिव को बीजेपी को तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव अपने इस कार्ड से? बिल्कुल नहीं लगता है जी। ये एकदम अभी की, मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये स्थिति कतई नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये जो मंडल और कमंडल का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं, बीजेपी ने उस दो मतलब जो यूपी में खासतौर पर अगर देखें तो राजनीति के जो ध्रुव तैयार हो गए थे कि एक मंडल और कमंडल,
उसमें इतनी तगड़ी सेंध लगा दी है। और अभी तो उसने मंडल में सेंध लगाया है, अब कमंडल वाले में भी सेंध लगाने की, जो पसमानदा है और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटीज है, अभी कौन सी एक चौपाल टाइप की शुरुआत करने जा रही है। यद्यपि उसका फायदा होगा नहीं होगा, और हम नकार भी नहीं सकते हैं कि फायदा बिल्कुल नहीं होगा जी। उसका इतना फायदा तो होगा ही कि अगर कुछ एक कम्युनिटीज जो उससे नाराज होकर के और दूसरी तरफ जाने को तैयार बैठी होंगी, उतने को वहां से उठा करके लाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा गेम जो तैयार कर रही है रणनीति, एक सूत्री कार्यक्रम उसका यह है कि वहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन की योजना बन रही है 2024 के लिए, चुनाव के लिए, उसको इतने बेहतर तरीके से प्रचारित किया जाएगा कि मुझे लगता है कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये इस विश्वास से कह रहा हूं कि पिछले 8-9 साल से जो चीजें हम लगातार देख रहे हैं, जिनका असर पड़ रहा है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। बाकी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब ये ऐसा हो गया है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। उसमें चाहे जातीय जनगणना की बात हो, ये सब चीजें अभी अपने को लुभाने के लिए, अपने को एक मन बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन जब चुनाव होंगे तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब वो चीज आकर के खड़ी हो जाएगी तो उसके आगे मुझे अभी, अच्छा ये भी है ना कि बीजेपी के पास केवल वही थोड़ी ना है, बीजेपी के पास ऊपर से दिखाने के लिए तो ये कि राम मंदिर पूरा हिंदुत्व का, कि पूरा हिंदू हो जाएगा और ऐसा माहौल बनेगा कि अब हिंदू राष्ट्र बनने में समय नहीं है। आप देखिए व्हाट्सएप के जरिए ये जो चीजें, संदेश लोगों के पास आते हैं और इन पर किसी तरीके की रोक नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ी आ रहे हैं, ये बाकायदा प्लान किए जा रहे हैं, बाकायदा एक रणनीति के तहत लोगों को दिए जा रहे हैं कि 2024 के बाद अब वो स्थिति आ चुकी है कि ऐसा हो जाएगा, मंदिर बन भी जाएगा। उसके अलावा असम में जिस तरीके से असम राज्य को एक नए तरीके से वहां की शासन प्रणाली जो चल रही है, आप देखिए कि दर्ज हुआ पवन खेड़ा पर मुकदमा, 2 मुकदमे यूपी में दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तार करने आ रही है आसाम की पुलिस। तो वो ये सब चीजें एक रणनीति के तहत है और इन पर कतई भारी नहीं पड़ेगी कोई दूसरी स्ट्रेटजी। और हाँ, जो ये बात मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो बीजेपी ये ऑरा क्रिएट करती है हिंदुत्व वाला, राम मंदिर, और बजट में आप देख लीजिए कि कितने धार्मिक स्थलों के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ऐसे थोड़ी आवंटित किए गए हैं। और उसके बाद जो वास्तविक धरातल वाली उसकी जो रणनीति, ये तो भावनात्मक धरातल वाली हो गई, वास्तविक धरातल वाली रणनीति हो गई जो सार्वजनिक मंच पर जिसको प्रधानमंत्री बहुत खराब बताते हैं और देश के विकास में उसको पीछे बताते हैं, वो है फ्रीबीज। तब 5 किलो राशन की अवधि 6 महीने और बढ़ जाएगी, 6,000-2,000 रुपए जो भी अकाउंट में आने वाले होते हैं वो फटाफट डाल दिए जाएंगे। किसानों को जो ऋण माफी और बिजली माफी और जो चीजें होती हैं वो फटाफट दे दी जाएंगी। तो एक तरफ ये स्ट्रेटजी काम करती रहती है और दूसरी तरफ जो है वो हिंदुत्व। ऐसा नहीं कि सारा आदमी, सारा वोटर जो है हिंदुत्व, एक बार वो फ्रीबीज देना बंद कर दे, उसके बाद असली हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिक्स में और वोटों में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी सामने आ जाएगा। तो ये 2-3 कई लेवल पर ये चीजें खेली जाती हैं। और जैसा कहा नवेद जी ने ना कि बहुत एक जबरदस्त तरीके की उसकी रणनीति अपनी चलती है और हर समय चुनावी मोड में रहती है, तो हर समय उनकी अपनी क्या स्ट्रेटजी बन रही है उस पर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, दूसरे की स्ट्रेटजी की काट क्या होगी उसको पहले ही उन विपक्ष के बनाने से पहले ही उसको ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फिर उसका जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ सकता है, वो हम यही देख रहे हैं कि अल्टीमेटली यही मुद्दा काम करेगा और जातीय जनगणना और महंगाई और बेरोजगारी और ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, ये सब चीज एटलीस्ट यूपी में तो मुझे इनका कोई असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। तो जैसा अभी समीर ने कहा और कुछ देर पहले नावेद को साहब ने भी कहा था कि बीजेपी ने का, राष्ट्रवाद का और जन कल्याण का जो एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये इस ट्रायंगल को अखिलेश यादव रामचरितमानस की चौपाई या फिर जातीय जनगणना के एंगल से तोड़ पाएंगे, ये बिल्कुल आसान
नहीं लगता है। बहरहाल पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, इसलिए अखिलेश यादव को भी पूरा हक है कि वो अपने तमाम तरीके अपनाते रहें, क्योंकि चुनाव जब लड़ने जाएंगे तो हारने के लिए तो नहीं लड़ने जाएंगे, कोशिशें तो करते ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी के, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा कि बीजेपी के इस हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जनकल्याण के ट्रायंगल के सामने ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमने दोस्तों YouTube पर आपसे एक सवाल पूछा था कि जातीय जनगणना की जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें कितना सफल हो पाएंगे। तो हमारी डिस्कशन का नतीजा चाहे जो भी निकला हो, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, उसमें से 74% दर्शकों का कहना है कि हां, इस राजनीति में अखिलेश यादव सफल हो पाएंगे। आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए समीर, नावेशिको साहब, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।